डोमेस्टिक टर्की, जिसको साइंटिफिकली कहते हैं, यह सच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग बर्ड है। यह एक बड़ा सा फाउल है, मेलियाग्रिस जीनस की 2 स्पीसीज में से एक। दूसरी है ओसिलेटेड टर्की, जो अभी भी युकतान पेनिनसुला में वाइल्ड घूमती है। हमारा जाना पहचाना डोमेस्टिक टर्की वाइल्ड टर्की का डिसेंडेंट है, एक ऐसा बर्ड जो नॉर्थ अमेरिका के बड़े बड़े फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स का नेटिव है। इन क्रीचर्स को इंसानों ने कई सेंचुरीज तक सिलेक्टिवली ब्रीड किया है। इस लंबे प्रोसेस का रिजल्ट यह बर्ड्स हैं जिन्हें हम आज देखते हैं, खास तौर पर उनके मीट के लिए पाले गए। यह फार्म्स पर और ऑफ कोर्स दुनिया भर में डिनर टेबल्स पर आमतौर पर दिखाई देते हैं, खासकर फेस्टिव सीजन्स के टाइम। इनकी स्टोरी कमाल के एडेप्टेशन और इंसानों के साथ क्लोज एसोसिएशन की है। एक ऐसा सफर जो कॉन्टिनेंट्स और कल्चर्स तक फैला हुआ है। वह वाइल्ड टर्की, जिससे हमारी डोमेस्टिक वैरायटीज आती हैं, सच में एक बहुत इंप्रेसिव क्रीचर है। ये काफी बड़े साइज और स्ट्राइकिंग अपीयरेंस वाला बर्ड है, खासकर मेल्स यानी टॉम्स। ये वाइल्ड एंसेस्टर्स अलग अलग तरह के हैबिटेट्स के लिए अच्छे से अडेप्टेड हैं, घने वुडलैंड्स से लेकर ज्यादा ओपन सवेनास तक। ये ज्यादातर ग्राउंड पर रहने वाले बर्ड्स हैं जो नट्स, सीड्स, बेरीज और इंसेक्ट्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन यह उड़ने में भी केपेबल हैं, खासकर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, और अक्सर रात में प्रेडेटर्स से बचने के लिए ऊंचे पेड़ों पर बसेरा करते हैं। इनके वाइल्ड ओरिजिन्स को समझने से हमें वह चेंजेस अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है जो डोमेस्टिकेशन ने इनके डिसेंडेंट्स में लाए हैं और उन्हें उन बर्ड्स में बदल दिया है जिन्हें हम एग्रीकल्चरल सेटिंग्स में देखने के ज्यादा आदी हैं। ये उनकी इनहेरेंट अडेप्टेबिलिटी का सबूत है। टर्की का सफर एक जंगली पक्षी से पालतू जानवर बनने तक का काफी लंबा और दिलचस्प है। आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि यह प्रोसेस हजारों साल पहले उस जगह शुरू हुआ था जिसे आज हम मेक्सिको कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसो अमेरिका की पुरानी सभ्यताएं, जैसे कि एज़टेक, सबसे पहले जंगली टर्की को पालतू बनाने वालों में से थीं। वे इन पक्षियों को न केवल उनके मीट के लिए महत्व देते थे, जो प्रोटीन का एक कीमती सोर्स था, बल्कि उनके शानदार पंखों के लिए भी। इन पंखों का बड़े पैमाने पर सेरेमोनियल कॉस्ट्यूम्स, खूबसूरत हेड ड्रेस और अलग अलग तरह की आर्ट और डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता था। इस शुरुआती पालतूकरण ने इंसानों और इस अनोखे न्यू वर्ल्ड पक्षी के बीच एक गहरे रिश्ते की शुरुआत की, एक ऐसा रिश्ता जो आखिरकार पूरी दुनिया में फैल गया। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि शायद एक दूसरा इंडिपेंडेंट पालतूकरण भी हुआ था। माना जाता है कि यह और नॉर्थ में साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के एंसेस्ट्रल प्यूब्लो लोगों के बीच हुआ था। ये पुरानी कम्युनिटीज जो लगभग 1 से 1300 एडी के आसपास फल फूल रही थीं, जंगली टर्की के काफी करीब रहती थीं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिले सबूत बताते हैं कि ये लोग भी टर्की को अपनी बस्तियों में लाए थे। हालांकि इन पक्षियों को रखने का उनका मुख्य मकसद उनके मेसो अमेरिकन साथियों से अलग लगता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें शुरू में टर्की के पंखों में सेरेमोनियल और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए ज्यादा दिलचस्पी थी, जैसे तीरों पर पंख लगाना और गर्म कंबल बनाना, न कि बड़े पैमाने पर मीट प्रोडक्शन के लिए उनकी सिस्टमैटिक ब्रीडिंग करना। यह ड्यूल ओरिजिन स्टोरी टर्की की दिलचस्प हिस्ट्री में एक और परत जोड़ती है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकास में यूरोपियन खोजकर्ताओं का आना टर्की की ग्लोबल कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स ने मेक्सिको में इन शानदार पालतू पक्षियों को देखकर उनकी क्षमता को तुरंत पहचान लिया। वे उस समय यूरोप में झांत किसी भी फाउल से अलग थे। माना जाता है कि टर्की को सबसे पहले स्पेन में 1500 की शुरुआत के आसपास लाया गया था। स्पेन से ये एक्सोटिक पक्षी धीरे धीरे पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फैल गए। उनके यूनिक अपीयरेंस और स्वादिष्ट मीट ने जल्द ही यूरोपियन सोसाइटी की कल्पना और स्वाद को मोह लिया, जिससे उन्हें उनकी मूल भूमि से दूर एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में तेजी से अपनाया गया। इस अमेरिकन नेटिव के लिए एक असाधारण ट्रांसअटलांटिक यात्रा। एक बार यूरोप पहुंचने के बाद टर्की की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। यह अमीर और ऊंचे तबके के लोगों की दावतों में एक फैशनेबल और कीमती चीज बन गया। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी के मध्य तक टर्की को एक फेस्टिव डिश के रूप में एंजॉय किया जा रहा था, जो अक्सर क्रिसमस की टेबलों की शोभा बढ़ाता था। इस डिमांड ने आगे ब्रीडिंग की कोशिशों को और बढ़ावा दिया। यूरोपियन किसानों ने इंपोर्टेड टर्की की सिलेक्टिव ब्रीडिंग शुरू कर दी, उन्हें लोकल क्लाइमेट और पसंद के हिसाब से ढालते हुए। इस दौरान कई अलग अलग यूरोपियन ब्रीड्स डेवलप हुई, जिनमें से हर एक की अपनी खासियतें थीं। टर्की, जो कभी न्यू वर्ल्ड के जंगलों का प्राणी था, अब ओल्ड वर्ल्ड के फार्मयार्ड्स और टेबलों पर
एक जाना पहचाना चेहरा बन रहा था, एक सच्चा culinary एम्बेसडर। यूरोप में नई टर्की ब्रीड्स का डेवलपमेंट एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग गुणों को पसंद किया जाता था। कुछ ब्रीडर्स ने साइज और मीट की मात्रा पर फोकस किया, जबकि कुछ ने शायद मजबूती या खास पंखों के रंगों को चुना होगा। कई पीढ़ियों तक चली इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग से यूरोप में टर्की के जीन पूल में डाइवर्सिफिकेशन आया। नॉर्फॉक ब्लैक, स्पेनिश ब्लैक और ब्रॉन्ज जैसी ब्रीड्स सामने आईं। हर एक के अपने यूनिक गुण थे। ये यूरोपियन ब्रीड्स अक्सर अमेरिका से लाए गए ओरिजिनल स्टॉक से बड़ी और कभी-कभी अलग रंग की होती थी। यह दिखाता है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में कितनी ताकत है। एक स्पीशीज को इंसानी जरूरतों और इच्छाओं के मुताबिक ढालने में यह नेचर और इंसानी सूझबूझ के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। इतिहास के एक अजीब मोड़ में इनमें से कुछ यूरोपियन ब्रेड टर्की आखिरकार अटलांटिक पार करके नॉर्थ अमेरिका वापस आ गए। जब यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स ने नॉर्थ अमेरिका में बसना शुरू किया तो वे अपने साथ अपने पालतू जानवर भी लाए, जिसमें उनके खुद के डेवलप किए गए टर्की स्ट्रेन्स भी शामिल थे। ये यूरोपियन टर्की अक्सर बड़े होते थे और कॉन्टिनेंट पर अभी भी घूम रहे जंगली टर्की के मुकाबले स्थापित फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए ज्यादा सूटेबल थे। इस प्रकार अमेरिका से ले जाए गए टर्की के वंशज वापस आ गए, जो अब विदेश में बिताए अपने समय से बदल चुके थे। इन रीइंट्रोड्यूस्ड ब्रीड्स ने फिर बची हुई जंगली आबादी के साथ इंटरब्रीड किया या नए नॉर्थ अमेरिकन डोमेस्टिक स्टॉक्स का आधार बनाया, जिससे इस अनोखे पक्षी के जेनेटिक ताने बाने को और भी समृद्ध किया। आजकल की टर्की फार्मिंग एक हाईली स्पेशलाइज्ड और एफिशिएंट इंडस्ट्री है। ज्यादातर टर्कीज जो आज कंजम्पशन के लिए पाली जाती है वो उन ब्रीड्स से हैं जो स्पेशली तेजी से बढ़ने और ज्यादा मीट यील्ड के लिए डेवलप की गई हैं। खासकर ब्रॉड ब्रेस्टेड व्हाइट। ये बर्ड्स टिपिकली बड़े क्लाइमेट कंट्रोलेड बार्न्स में पाले जाते हैं। उनके एनवायरनमेंट को, हेल्थ और ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करने के लिए केयरफुली मैनेज किया जाता है, साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड डाइट्स और फ्रेश पानी के एक्सेस के साथ। इन ऑपरेशंस का स्केल टर्की मीट का प्रोडक्शन काफी अफोर्डेबल प्राइस पर करने देता है, जिससे यह वाइड रेंज ऑन कंज्यूमर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। यह सिस्टम टर्की मीट की कंसिस्टेंट सप्लाई सुनिश्चित करता है ताकि ग्लोबल डिमांड पूरी हो सके, खासकर पीक फेस्टिव पीरियड्स के आसपास। ये उनके जंगली फॉरेस्ट ओरिजिन्स से बहुत अलग है। टर्की मीट की इतनी पॉपुलैरिटी के कई फैक्टर्स हैं। पहला, इसे प्रोटीन का एक लीन और हेल्दी सोर्स माना जाता है, जिसमें दूसरे मीट्स के मुकाबले फैट कम होता है। यह हेल्दी ईटिंग के लिए मॉडर्न डाइटरी प्रेफरेंसेस से काफी मिलता जुलता है। दूसरा, टर्की एक वर्सेटाइल मीट है जिसे कई तरीकों से बनाया जा सकता है, ट्रेडिशनल होल रोस्टेड बर्ड से लेकर एवरीडे मील्स में यूज होने वाले ग्राउंड टर्की तक। इसका रिलेटिवली माइल्ड फ्लेवर भी इसे तरह तरह के सीजनिंग्स और कुजीन्स के लिए अडेप्टेबल बनाता है। इसके अलावा मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स की एफिशिएंसी ने टर्की को कई फैमिलीज के लिए एक इकोनॉमिकल चॉइस बना दिया है। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर टर्की की जगह को एक ग्लोबली पॉपुलर पोल्ट्री ऑन ऑप्शन के तौर पर पक्का कर दिया है। टर्कीज में कुछ यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो काफी स्ट्राइकिंग हैं। मेल टर्की या टॉम खासतौर पर अपने फ्लेशी एडोर्नमेंट्स के लिए जाना जाता है। इनमें स्नूड शामिल है, जो बीक के ऊपर से लटकने वाला एक लंबा फ्लेशी प्रोट्रूबेरेंस होता है, और वॉटल, जो चिन से लटकने वाला स्किन का एक फ्लैप होता है। टॉम्स के हेड और नेक पर कैरंकल्स भी होते हैं, जो फ्लेशी ग्रोथ्स होते हैं। इन फीचर्स का कलर टर्की के मूड या हेल्थ के साथ बदल सकता है। अक्सर कोर्टशिप डिस्प्लेज के दौरान या एजिटेटेड होने पर ये और ब्राइट हो जाते हैं। मेल टर्कीज की चेस्ट के सेंटर से उगने वाले मोटे ब्रिसल जैसे फेदर्स का गुच्छा, जिसे बियर्ड कहते हैं, वो भी होता है। फीमेल्स या हेंस आमतौर पर छोटी होती है और कम एक्स्ट्रावैगेंटली डेकोरेटेड होती हैं। उनके अपीयरेंस के अलावा टर्कीज बहुत ही फैसिनेटिंग सोशल बिहेवियर्स दिखाते हैं। वे नेचुरली सोशल बर्ड्स होते हैं और वाइल्ड में झुंड में रहते हैं, जिनका अपना डिस्टिंक्ट पेकिंग ऑर्डर होता है। इन ग्रुप्स में कम्युनिकेशन बहुत की होता है। टर्कीज तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। सबसे फेमस है गॉबल, जो मेलेज निकालते हैं, खासकर मेटिंग सीजन में फीमेल्स को अट्रैक्ट करने और अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। लेकिन उनकी वोकल रेपर्टुआर में क्लक्स, पर्स, येल्प्स और कीकीज भी शामिल हैं, जिनमें से हर एक अलग मैसेज देता है। यंग टर्कीज, जिन्हें पोल्ट्स कहा जाता है, प्रीकोशियल होते हैं, मतलब वो हैचिंग के तुरंत बाद ही काफी मोबाइल होते हैं और खुद खाना खा सकते हैं। हालांकि वे प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए अपनी मां के पास ही रहते हैं। उनके इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व करने से एक कॉम्प्लेक्स सोशल वर्ल्ड का पता चलता है।
वैसे तो ब्रॉड ब्रेस्टेड व्हाइट टर्की अपनी तेज ग्रोथ और ज्यादा ब्रेस्ट मीट की वजह से कमर्शियल टर्की प्रोडक्शन में सबसे आगे है, पर टर्की की और भी कई तरह की ब्रीड्स मौजूद हैं। इन्हें अक्सर हेरिटेज ब्रीड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में शामिल है बर्बन रेड, जो अपने गहरे रेडिश ब्राउन पंखों और फ्लेवरफुल मीट के लिए जानी जाती है। नारागनसेट, जो अमेरिका की सबसे पुरानी ब्रीड्स में से एक है, अपने शांत स्वभाव और अच्छी मदरिंग एबिलिटीज के लिए मशहूर है। दूसरी हेरिटेज ब्रीड्स में स्टैंडर्ड ब्रॉन्ज, व्हाइट हॉलैंड और स्लेट शामिल हैं। हर एक का अपना यूनिक कलर पैटर्न और हिस्टोरिकल महत्व है। ये ब्रीड्स अपने कमर्शियल काउंटरपार्ट्स के मुकाबले फ्री रेंज या पास्चर बेस्ड सिस्टम्स में ज्यादा अच्छे से पलती बढ़ती हैं, जो टर्की पालन का एक अलग अप्रोच दिखाता है। हर टर्की ब्रीड की अपनी खास बातें होती हैं, जो समय के साथ खास एनवायरनमेंट्स या इंसानी पसंद के हिसाब से डेवलप हुई हैं। ब्रॉड ब्रेस्टेड व्हाइट, जैसा कि बताया, मीट प्रोडक्शन के लिए इंटेंसिव सिस्टम्स में ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन इसने नेचुरली रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी काफी हद तक खो दी है। हेरिटेज ब्रीड्स दूसरी तरफ अक्सर अपने जंगली पूर्वजों के ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए रखती हैं। वे आमतौर पर ज्यादा रोबस्ट, बेहतर फॉरेजर्स, खाना ढूंढने वाले होते हैं और नेचुरल मेटिंग कर सकते हैं। उनकी ग्रोथ रेट धीमी होती है और उनमें ब्रेस्ट हैवी कमर्शियल वैरायटीज के मुकाबले मीट का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बैलेंस्ड होता है। उन कंज्यूमर्स के लिए जो फ्लेवर और टेक्सचर में वैरायटी चाहते हैं, या जो जेनेटिक डाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, हेरिटेज टर्कीज एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव पेश करती हैं। खाने में टर्की का रोल शायद इसका सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला कंट्रीब्यूशन है। कई वेस्टर्न कल्चर्स में, खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका में, टर्की का मतलब थैंक्सगिविंग और क्रिसमस जैसे सेलिब्रेटरी फीस्ट से है। एक रोस्टेड टर्की अक्सर इन हॉलिडे मील्स का सेंटरपीस होती है, जो खुशहाली और टुगेदरनेस का सिंबल है। इन स्पेशल ओकेजन्स के अलावा टर्की मीट पूरे साल अलग अलग फॉर्म्स में कंज्यूम किया जाता है। इसे बर्गर्स और सॉसेजेस के लिए ग्राउंड किया जाता है, सैंडविचेस के लिए स्लाइस किया जाता है और स्ट्यूज और कैसरोल्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वर्सेटिलिटी और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ने इसे दुनिया भर में कई डाइट्स का स्टेपल बना दिया है। अमेरिकस के एक जंगली पक्षी से ग्लोबल फूड सोर्स बनने तक का सफर वाकई कमाल का है। अपनी कलिनरी इंपॉर्टेंस के अलावा टर्की विभिन्न सोसाइटीज में कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखती है। कई नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के लिए वाइल्ड टर्की एक कल्चरली इंपॉर्टेंट पक्षी था और आज भी है। ये फोल्कलोर, सेरेमोनीज और आर्ट में फीचर होती है और इसके पंखों का इस्तेमाल सजावट और रिचुअल पर्पसेस के लिए किया जाता था। मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर में टर्की थैंक्सगिविंग का एक आइकॉनिक सिंबल बन गया है, जो ग्रेटिट्यूड और हार्वेस्ट की बाउंटी को रिप्रेजेंट करता है। पतझड़ के मौसम में टर्कीज की इमेजेस खूब फैल जाती हैं, जो डेकोरेशंस और ग्रीटिंग कार्ड्स को सजाती हैं। ये कमाल का पक्षी, जो कभी जंगली और इलूसिव था, इसने न सिर्फ हमें नरिश किया है, बल्कि हमारी ट्रेडिशंस और सेलिब्रेशंस के ताने बाने में भी बुना गया है, जो इसकी एंड्यूरिंग अपील का सबूत है।